हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किन्हीं कारणों से आज आपकी क्लास थोड़ा लेट हो गई है। कोई नहीं, क्लास आपको मिल गई आज की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला आपने पिछली क्लास में एक कमेंट किया था, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने पढ़ के उसको कमेंट किया कि जो रामोल्लू है उनकी मृत्यु 58 दिन में हुई थी। 58 दिन उसका सही आंसर है, ठीक है। तो 56 दिन का उनका अनशन रहा था, उसके पश्चात 2 दिन वो कोमा में रहे थे, तो टोटल 58 दिन हो गया। इस तरह से हालांकि प्रश्न ऐसा कभी नहीं पूछेगा आपसे कि कितने दिन में मृत्यु हुई थी। पूछ सकता है किस राज्य के लिए या फिर किस भाषा से संबंधित है, और मृत्यु की तिथि आपसे पूछ सकता है, जो कि 15 दिसंबर थी, ठीक है। 15 दिसंबर 1952। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। वहां के देखो, इस तरह का प्रश्न वैसे कभी बनता नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, अनुसूची मैंने आपको याद करने के लिए दी थी ना, 12 की 12, तो उसमें एक 8वीं अनुसूची में आपको थोड़ा, मुझे लगता है, भाषाएं याद नहीं हो पाई होंगी। चलो याद करते हैं, ठीक है। देखो, 8वीं अनुसूची मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था, इसको निपटाते हैं, उसके पश्चात हम देखेंगे नागरिकता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कुल कितनी है? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है। 22 भाषाओं में देखो, 14 मूल थी, 14 मूल भाषाएं थी, मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। फिर उसके पश्चात एक जुड़ी सिंधी, ठीक है। सिंधी कब जुड़ी? 1967 में, 21वां सीएए। मैं सीएए लिखूंगा, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी जुड़ी, ठीक है। फिर जुड़ी, देखो, नमक, नमक कब जुड़ी? ये जुड़ जाएगी 71वां संविधान संशोधन, ठीक। अब यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, कब? 1992, 1992, ठीक है। अब नमक में देखो, नेपाली, नेपाली, दूसरी मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, और तीसरी कौन सी आ जाएगी? कोंकणी, ठीक है। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक हो गया क्लियर। उसके पश्चात आ गई, देखो, लास्ट जो आई वो आई, देखो, बीडीएमएस, BDMS कब आई? ये आ जाएगी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां, ठीक है, 92वां। कब? 2003 में। कब आया? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। बीडीएमएस को कैसे जानेंगे आप? बोडो, बोडो, डोंगरी, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, ठीक है, संथाली। ये 4 हैं लास्ट में जो जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार देखो, मूल कितनी थी? 14। 15वीं कौन सी जुड़ी? सिंधी। फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कितनी हो गई? 18, ठीक है। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कितनी हो गई? 4 और जोड़ के 22। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं वर्तमान में सम्मिलित हैं, जिसमें 14 मूल संविधान में थी, 15वीं जुड़ी सिंधी, जो कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। उसके पश्चात नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और उसके पश्चात बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको याद हो गया, ठीक है। अब इनको याद भी तो करना है ना। चलो, ये तो आपने 3 चीजें हैं, रट्टा मार लिया, याद हो गया। लेकिन जो 22 वास्तविक रूप से आपको याद होंगी, कैसे होंगी? ठीक है, 22 भाषाएं देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले इनका क्रम, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले इनका क्रम लिख देता हूँ। एक हम पढ़ेंगे कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी में कॉमा करके लिख देता हूँ, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, फिर हो जाएगी बंगाली। ऐसे ही आपको याद रखना, ठीक है। बंगाली, असमिया, ठीक है, असमिया। इसी तरह से देखो, आपको याद हो जाएंगे, आपको कोई किताब देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। असमिया, गुजराती, ठीक है, गुजराती। फिर कौन सी हो जाएगी? देखो, मराठी, ठीक है, मराठी। फिर हो जाएगी तेलुगु, ठीक है, उड़िया, उड़िया, ठीक है। नीचे आ जाएगी आपकी तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी एक संस्कृत और जाएगी उर्दू, ठीक है। कितने हो गई? देखो,
संस्कृत और उर्दू कितनी होगी 15 15 हो गई, ठीक है। बोडो डोंगरी मैथिली संताली कितनी होगी 18, नेपाली मणिपुरी कोंकणी कितनी होगी टोटल 22 भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं। अब इन्हें याद करते हैं, ठीक है। देखो 3 ये लिख रखी है, यहाँ पर आ जाएगी नमक, नमक और BDMS, ये शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर इसको लिख चुका हूँ। तो 7 भाषाएं ये हो गई और 15 मैंने ये लिख दी, तो टोटल कितनी भाषाएं 22। अब आपको कोई किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, देखो मैंने भी कोई किताब नहीं देखी, आपको भी नहीं देखना है, ठीक। मैप एक आप बना लो, ड्रॉ कर लो अपना, जैसा आता है। देखो मेरे को ऐसा आता है मैंने बना दिया, आपको जैसा आता है वैसा बना लो, आपको समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है आपका मैप अच्छा बने, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये मेरा टारगेट है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, एक बार आपके दिमाग में घुस जाए, बस हो गया। देखो अब इसको हम क्रम से सीधा याद करते हैं, ठीक है, क्रम से सीधा हम इसको याद करेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बेसिक चीज आपको पता चल गई, टोटल 22 भाषाएं, 14 मूल भाषाएं, सिंधी 1967 में जुड़ी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71 में, 71 में से 1992 में जुड़ी, BDMS 2003 में जुड़ी, यहाँ तक पता हो गया। टोटल 22 भाषाएं यहाँ पर लिख दी कौन कौन सी हैं। अब सीधा देखते हैं, देखो ठीक है। इसी तरह से आपने देखो ध्यान रखना है, इनका जो क्रम है इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा। कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, सिंध प्रांत में बोली जाएगी, पंजाबी, हिंदी जो कि यहाँ हिंदी भाषी राज्य है, देखो बंगाली, असमिया असम में बोली जाएगी, ठीक है, उड़िया कहाँ उड़ीसा में बोली जाएगी, गुजराती, मराठी यहाँ तक हो गया, तेलुगु, ठीक है, यहाँ हो जाएगी कन्नड़, ठीक है, यहाँ तमिल, यहाँ मलयालम, याद होगी। देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तेलुगु भाषी राज्य था ना, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, यहाँ तक याद हो गए। देखो कश्मीरी, कश्मीर में, सिंधी, सिंध प्रांत यानी कि कश्मीर से जो लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी पंजाब में, हिंदी, हिंदी भाषी राज्य में, फिर बंगाली पश्चिम बंगाल में, असमिया असम में, ठीक है, फिर आ जाएगी उड़िया, उड़िया कहाँ पर बोली जाती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया, गुजराती कहाँ पर हो जाएगी गुजरात में, मराठी कहाँ पर हो जाएगी महाराष्ट्र में, तेलुगु कहाँ पर हो जाएगी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, ठीक है, तमिल कहाँ हो जाएगी तमिलनाडु में, और मलयालम कहाँ पर हो जाएगी केरल में। हो गया यहाँ तक का। देखो फिर से चलो सीधा याद करते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, तमिल, मलयालम। हो गया याद। हाथों को हिलाते हुए चलो, तुरंत याद होगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, नीचे तेलुगु, नीचे तमिल, ठीक है, नीचे पहले कन्नड़, फिर तमिल, फिर मलयालम। इस तरह से मतलब क्रम भी याद रखना है इनका, ठीक है, तो आपको आसानी से याद होगा। देखो कश्मीरी ऊपर गई कश्मीरी, नीचे सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, नीचे तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, 13 भाषाएं क्लियर हो गई आपको, ठीक है। देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, 13 भाषाएं अब हो गई हैं। 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं संस्कृत और उर्दू, ठीक है, संस्कृत प्लस उर्दू, ठीक है, ये 2 भाषाएं हो गई 15 हो गई। अब कितनी हो गई 15। बाकी देखो आपको याद है, नमक आपने याद रख लिया, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है, नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी नमक, और उसके बाद कौन सा जाएगी बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, ठीक है। देखो जो मैथिली है आपको बिहार वाले एरिया में मिलेगी, और मुख्यतः ये पूछी जा सकती है आपसे डोंगरी, ठीक है, तो डोंगरी भी कहाँ बोली जाती है कश्मीर में। तो कश्मीर से यहाँ पर 3 भाषाएं आपको मिलेंगी। देखो एक डोंगरी मिली, एक कश्मीरी मिली और एक सिंधी मिली। कहाँ से मिली कश्मीर से 3 भाषाएं, डोंगरी, सिंधी और कश्मीरी, 3 भाषाएं आपको कश्मीर से मिल गई, ठीक है। वो आपने यहाँ पर याद नहीं रखना है, ये मैंने केवल आपको याद कराया है इस तरीके से, ठीक है। राज्य वो छोड़ो, आप केवल आपने याद रखना। देखो 13 भाषाएं ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करी हैं, 2 ये लिख दी संस्कृत और उर्दू 15, नमक में आ गई 3 और BDMS में आ गई 4, टोटल कितनी भाषाएं हैं 22। अब मुझे नहीं लगता आपको दोबारा से इसको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, बस शाम को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और सुबह एक बार उठ के फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन ऐसे ही करना है, हाथों का आपका पूरा मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, हैंड मूवमेंट साथ में होना चाहिए। देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नमक, BDMS, हो गई टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। बाकी कब कब जुड़ी है मैं आपको लिखा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। बाकी आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता, ठीक है। तो साथ ही दोस्तों देखो आपकी क्लास आज थोड़ा लेट हो गई है, क्योंकि एक्चुअली
बात यह है कि कुछ टाइम से अस्वस्थता चल रही थी, पहले भी आपको पता है मैं क्लास दे नहीं पाया था लगातार अगस्त से अक्टूबर तक का, है ना। तो आजकल भी थोड़ा ट्रीटमेंट की वजह से मुझे बार बार जाना पड़ता है, तो शायद मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश तो यही करूंगा कि आपके लिए क्लासेस में एडवांस में रिकॉर्ड एटलीस्ट टारगेट बेस तो आपका बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ही पता है आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपको विश्वास है मेरे पर। हो सकता है एक आध क्लासेज आपकी डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको क्लासेस लगातार उपलब्ध कराता रहूं, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि आज मैं 4-5 क्लासेज आपके लिए रिकॉर्ड कर लूं, ताकि आपको प्रतिदिन क्लासेज मिलती रहें, ठीक है। बाकी 23-24 तक मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद तो लगातार आपकी रेगुलर क्लासेज चलती ही रहेंगी। हालांकि क्लासेज में एडवांस रिकॉर्ड कुछ करके ले जा लूंगा, जो आपको प्रतिदिन समय पर मिल जाएगी। करंट अफेयर्स आपका डेली आता रहेगा। और हाँ, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो थोड़ा हो सकता है डिले हो जाए, 26 के बदले 30 तक मैं करा दूं। और जो ईयरली करंट अफेयर्स कराना है उत्तराखंड का, वो भी मैं करा दूंगा आपको। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज जरूरी है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता, ठीक है। नागरिकता के क्या क्या प्रावधान है वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखो, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता यानी क्या होता है? सिटीजनशिप। भाई, नागरिकता क्यों आवश्यक है? देश के भीतर जो सरकार की कोई भी योजनाएं हैं वो व्यक्ति तक कैसे पहुंचेंगी, मतलब किस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, उसके लिए पहचान क्या आवश्यक है, ये सब चीजें नागरिकता के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आपका क्या है? वोटर आईडी है, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड है, ये आपके भारतीय नागरिकता की पहचान है ना। यहाँ पर कोई नेपाली रह रहा है, क्या उसके पास आधार कार्ड होगा? नहीं होगा। हाँ, 8वीं अनुसूची में आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी राजस्थानी उसमें शामिल नहीं है, भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। 3-4 ऐसी भाषाएं हैं जो लगातार आपसे पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। अब वैसे भी आपको देखो, 22 मैंने जब आपको याद करा दी, तो बाकी छोड़ो ना, जो नहीं है सो नहीं है। 22 मैंने आपको याद करा दिया, 22 को याद रखे, बाकी छोड़ो बस, ठीक है। तो देखो, नागरिकता हम चर्चा कर रहे थे, तो किसी के लिए देखो वोटर आईडी जब जारी होती है, आपने देखा होगा गढ़वाल है, कुमाऊं है, यहाँ पर कई सारे नेपाल के मजदूर इत्यादि काम करने आते हैं, उनके पास होता है आधार कार्ड? हो ही नहीं सकता है। उनके पास होता है वोटर आईडी? नहीं हो सकती ना, क्योंकि भारत के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है, जो भारत का नागरिक है, भारतीय सुविधाएं भी तो उसी व्यक्ति को दी जाएंगी। अब माना सरकार की कोई योजना है जो भारतीय नागरिकों के लिए है, तो भारतीय नागरिकों को ही उसका लाभ मिलेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि जो बाहर से यहाँ पर आकर रह रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नागरिकता क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया। और दूसरा देखो, नागरिकता जो भारत में नागरिकता है ना, वो कैसी है? एकल नागरिकता, यानी कि एकहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी कि केवल हम भारतीय हैं, ऐसा नहीं कि हम उत्तराखंडी हैं उसके पश्चात भारतीय हैं। सबसे पहले क्या है? हम भारतीय हैं और केवल भारतीय हैं, ठीक है। केवल क्या है? हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमारी एक नागरिकता। ऐसा है क्या कि हमारी भारतीय नागरिकता है फिर हम उत्तराखंडी नागरिक हैं? ऐसा तो नहीं होता ना कहीं। तो केवल और केवल क्या है? हम भारतीय नागरिक हैं, यानी कि हमारी एकल नागरिकता है। इससे आशय ये है कि हमारे देश की और राज्य की नागरिकता अलग अलग नहीं है, ठीक है। हमारी नागरिकता केवल एक है, और वो क्या है? भारतीय, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखो, ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिकता कैसी है? एकहरी या फिर एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। और संविधान का भाग 2, ठीक है, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया है भाग 2 में। इसमें देखो, आपको क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए आपके आवश्यक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो अनुच्छेद जो जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 5 इसमें जरूरी है, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, ठीक है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, इसमें प्रावधान दिए गए नागरिकता के संबंध में। अब 5 में क्या है? नागरिकता। 5 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता किसको दी जाएगी? जो संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहा था, ठीक है, उसको नागरिकता मिल गई। जो संविधान, मतलब संविधान के लागू होते समय भारत में था, उसको डायरेक्ट नागरिकता मिल गई, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या था? पाकिस्तान से प्रवसन, और तीसरा था पाकिस्तान को प्रवसन, ठीक है। ये था पाकिस्तान से भारत। पाकिस्तान से भारत जो आए,
और साथ में है भारत से पाकिस्तान जो गई, भारत से पाकिस्तान, ठीक है। अभी समझाता हूँ इसको थोड़ा सा, आप लोग एक बार इसको इतना नोट कर लो, पाकिस्तान गई और आई, ठीक है, इतना नोट कर लो। आठवां जो है देखो, जो विदेश गई, विदेश गई, ठीक है, विदेश गई, विदेश की नागरिकता ले ली, विदेश की नागरिकता ली। भाई पॉलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको आसानी से उसको समझना है, ठीक है। आपको भारी भरकम शब्दों में उसको नहीं समझना है। पॉलिटी जटिल शब्दावली है ना, जटिल शब्दावली, संवैधानिक शब्दावली। यार जो इतना लॉ किए हैं, एक से एक डिग्री हासिल की, उन्होंने संविधान लिखा है, तो वो जटिल शब्दावली आपके समझ में या फिर सामान्यतः समझ में नहीं आ सकती जो तैयारी कर रहे हैं। आपको आपके आसान शब्दों में आपको मुझे समझाना है और आपने उसको आसान शब्दों में ही समझना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह से अपनी जो चेंज करके मैं इसमें ला रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। विदेश की नागरिकता ले ली। 10वां देखो, कब नागरिकता वापस कब होगी, नागरिकता वापस कब होगी, ठीक है। क्यों, मतलब कब होगी, कारण क्या रहेगा उसका। और 11वां हो जाएगा अधिकार, नागरिकता के संरक्षण का अधिकार किसको है, मतलब जिम्मेदारी किसका है, कानून कौन बनाएगा, कानून संसद बनाएगी, ठीक है। नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगी, कानून संसद बनाएगी। संसद में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक है। कानून संसद बनाएगी, इसको हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है, बनाएगी। अब देखो इसको समझते हैं अब, ठीक है, इसको अब समझते हैं जरा सा। अब देखो आसानी से इसको कैसे समझेंगे, ये सब अनुच्छेद है, ठीक है, ये सब क्या है, अनुच्छेद है, ये सब क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता कैसे आपको मिलेगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार वह व्यक्ति जो भारतीय संविधान के लागू होते समय भारतीय संघ में निवास कर रहा था, भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा था, उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। क्लियर हो गया। तो मतलब अनुच्छेद 5 के तहत कैसे नागरिकता मिली, जो भारत में रह रहा था, संविधान लागू होते समय जो भारत में रह रहा था उसको भारतीय नागरिकता मिल गई। समझो, ठीक है। आप लोग भले इसको नोट कर लीजिएगा, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। नोट करने के लिए आपके पास देखो बुक्स हो सकती है, ल्यूसेंट सबके पास होगी, तो छोटी छोटी चीजें वहां पर आपको सब मिल जाएंगी, ठीक है। तो नागरिकता किसको मिल गई 5 के तहत, जो भारत में रह रहा था संविधान लागू होते समय, ठीक है। संविधान लागू होते समय जो भारत में रह रहा था उसको भारत की नागरिकता मिल गई। फिर जो पाकिस्तान से भारत आई, यानी कि इसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई 19 जुलाई 1948। मतलब ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, भारत आजाद कब होगा, 1947 में, ठीक है। उससे पहले जो भारत आ गए उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनको भारतीय नागरिकता किसके तहत दे दी गई, अनुच्छेद 6 के तहत। फिर जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में भारत आ गए, ठीक है। 1 मार्च 1947 के पश्चात जो भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गए, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, ठीक है। अलग अलग हो रहा है ना, देखो इसमें क्या है, 5 में जो भारत में ही रह रहे थे उनको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान तो गए थे लेकिन 30 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत आ गए, उनको नागरिकता दे दी गई। भारत से पाकिस्तान मतलब जो उस क्षेत्र में भी रह रहे थे या फिर यहां से वहां गए थे, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान गए थे, मतलब कुछ ऐसे भी तो थे ना कि यार विभाजन होना है, चलो हम पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी चले जाते हैं। तो 1 मार्च 1947 के पश्चात जो पाकिस्तान के क्षेत्र में गए थे, दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंस देखो। ये यहाँ पर रह भी रहे हैं और गए भी थे कुछ, मतलब हो सकता है कोई 1939 में गए हो सकता है कोई वहां पहले से रह रहे हो, 1905 से जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पर रह रहे हो और बाद में भारत आना चाहते हो, तो उनके लिए ये डेडलाइन थी। इनके लिए क्या, 1 मार्च 1947 के पश्चात जो पाकिस्तान में गए लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत में आ गए, तो उनकी नागरिकता किसमें थी, अनुच्छेद 7 में थी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ऐसे नागरिक जो या तो विदेश भ्रमण के लिए जाएंगे या फिर विदेश में कार्य के लिए जाएंगे, विदेश में काम करने जाते हैं ना कई सारे, ठीक है, विदेश में काम करने जाते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं 2 साल 3 साल 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में नौकरी करने जाते हैं, उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसा कौन बोलता है, अनुच्छेद 8 क्या बोलता है, जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में नौकरी कर रहे हैं,
वो क्या कहलाएंगे, मतलब उनकी क्या नागरिकता नहीं जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत, 8 के तहत। लेकिन 9 में क्या है कि यदि कोई भारत का नागरिक है और विदेश चला गया और विदेश की नागरिकता उसने ले ली, ठीक है, माना कोई भारतीय है, यहाँ से गया अमेरिका चला गया, ठीक है, वहां उसने नौकरी करी, 7-8 साल वहीं रहा, सेटल हो गया, तो उसने चलो भाई अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया और वहां उसने नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः रद्द हो जाएगी। मतलब उसको अब भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब उसने विदेश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः से समाप्त हो गई, ठीक है, क्योंकि भारत एकहरी नागरिकता का प्रावधान करता है और ये भी प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत के लिए उसकी नागरिकता फिर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए पूरा 9वां। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है, यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, आप संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, आप विदेशी जो हमारा शत्रु देश है उसको कोई सहायता करते हैं, इस तरह का देश विरोधी कार्य करने में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, जो संवैधानिक जो इसकी भाषा है वो क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। नागरिकता के अधिकार आपके कब बने रहेंगे, है ना, किस स्थिति में बने रहेंगे, मतलब आप अगर ठीक ठाक रह रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तुम्हारा देश में, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे, उल्टे सुल्टे काम करेंगे इस तरह के, ठीक है, जो राष्ट्र की ख्याति को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, है ना। और अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, यदि ऐसा कोई कानून है तो कानून कौन बनाएगा, संसद। कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। तो नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगी, संसद। लेकिन प्रस्ताव कौन तैयार करेगा, गृह मंत्रालय, ठीक है। किसके प्रस्ताव पर बनाएगी, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर। अब संसद में भी कोई भी चीज जाती तो प्रस्ताव जाता है ना कोई, संसद में खुद से थोड़ा ना कोई मैटर आ जाता है, तो एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, संसद के किसी सदन में उसको रखा जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर वहां बहुमत से पारित होगा, फिर दूसरे में बहुमत से पारित होगा, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी तो कोई जो विधेयक है, जो प्रस्ताव विधेयक में आ गया, जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में गया, फिर वो विधेयक पर चर्चा होगी, ठीक है, उसमें बहुमत होगा, जब बहुमत होकर राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिया, तो क्या बन जाता है, एक्ट या फिर अधिनियम, जिसे हम अधिनियम बोलते हैं, ठीक है, एक्ट या अधिनियम जिसको हम बोलते हैं वो बनता है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। एक बार ये प्रश्न बन चुका है कि नागरिकता के संबंध में प्रस्ताव कौन तैयार करता है, तो कौन करेगा, गृह मंत्रालय। कानून को किस बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। कोई भी संशोधन हो, कोई भी कार्य हो, यदि नागरिकता के संबंध में कोई भी चीज करनी है, कुछ नया चीज लागू करना है, कोई पुरानी व्यवस्था है उसको समाप्त करना है, तो कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक का। एक बार फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको रिपीट करता हूँ इसको, हो सकता है कई बार सारे बच्चों को समझ में ना आया हो अच्छे से। देखो 4 अनुच्छेद हम पहले देख चुके हैं, भाग 1 हम पहले देख चुके हैं, भाग 2 हम देख रहे हैं नागरिकता, ठीक है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, भारतीय नागरिक कौन होगा। नागरिकता में क्या प्रावधान है कि भारत का नागरिक कौन होगा, और इसी के लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक का हमें अनुच्छेद दिए गए हैं कि हाँ ये क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अब कौन नागरिक होगा, एक अनुच्छेद 5 क्या बोलता है, जो संविधान के लागू होते समय भारत में था वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात, ठीक है, देखो अनुच्छेद 6 क्या बोलते हैं, जो पाकिस्तान से भारत आ जाए, मतलब भारत से जो पहले पाकिस्तान के क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन पश्चात नहीं पहले, ठीक है, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं, तो उनकी नागरिकता, हालांकि नागरिकता बाद वालों को भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए अन्य प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान में रह रहे थे और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनकी नागरिकता का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 6 में है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं हो सकता कुछ बच्चों को यहाँ पर, मैंने पश्चात और पहले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो पहले है पश्चात नहीं है, ठीक है, पहले 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए उनको नागरिकता। और अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के पश्चात, लेकिन वापस भारत में आ गए संविधान लागू होने से पहले, तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति भारत से यदि विदेश में नौकरी करने जाता है, आप जाओ मैं जाऊं कोई अन्य जाए, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बशर्ते अनुच्छेद 9 क्या बोलता है कि हम वहां की नागरिकता न ले लें। माना यदि आप गए, आप भारत से चले गए अमेरिका,
ठीक है, अमेरिका गए आपने, वहां की नागरिकता ले ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 9। यदि विदेश की नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखो मतलब आसान शब्दों में आप समझो इसको, है ना, रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, और समझते हुए हर अनुच्छेद का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, जोड़ो इसको, जोड़ते रहोगे तो बहुत आसानी से आपको दिक्कत बिल्कुल। पॉलिटी देखो ऐसा सब्जेक्ट है, यदि एक बार समझ गई तो जिंदगी भर आपको इसको रिवीजन करने की आवश्यकता तक नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार समझने की होती है बस, है ना, फिर रिवीजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये मेरा अनुभव है अपना। ठीक है, देखो 8 में क्या गए? विदेश गए, विदेश चले गए लेकिन हमने नागरिकता नहीं ली, हम काम करके भारत वापस आ गए तो हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन हम विदेश गए और वहीं रहने लग गए, तो अनुच्छेद 9 के अनुसार हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। फिर अनुच्छेद 10 है, मान हम विदेश रह रहे हैं या फिर कोई ऐसा देश विरोधी कार्य कर रहे हैं जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। ठीक है, माना हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, आजकल जैसे मालदीव, माना हम मालदीव का साथ दे रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त। ठीक है, मतलब नागरिकता के अधिकार किस परिस्थिति में बने रहेंगे, ये सब चीज में क्या है, अनुच्छेद 10 में इसका प्रावधान है कि किस किस परिस्थिति में नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। और अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? नागरिकता के संबंध में यदि कोई भी कानून बनेगा तो कौन बनाएगी? संसद। कौन बनाएगी? संसद कोई कानून बना सकती है, लेकिन प्रस्ताव कौन तैयार करेगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर संसद कानून बनाएगी, ये अनुच्छेद 11 बोलता है। यहां तक आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखो नोट्स आप लोग इसको इसी तरह से बनाइएगा, बाकी आप इसको अर्थ ही इसका समझ गए हैं, एज इट इज आप जो आपके पास बुक है उससे आप सीधा अनुच्छेद नोट भी कर सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया। आपका मेन जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है, आपको पॉलिटी समझ में आना चाहिए। हालांकि समय बहुत कम है, ठीक है, जो आगे लंबी तैयारी करेंगे तो जो परीक्षा आपकी आबकारी हो जाएगी उसके पश्चात में पॉलिटी हिस्ट्री आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड टारगेट बैच में आपको डीपली पढ़ा चुका हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन पॉलिटी अभी हम केवल मेन टॉपिक देखेंगे, है ना, अन्य चीजें भी हमें समेटनी है फटाफट, तो ये चीजें मैं आपको करवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, जो लंबी तैयारी आगे करेंगे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा। अब देखो ये जो अनुच्छेद 11 है, ठीक है, अब यहां से हम जोड़ते हैं इसको। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने एक पारित किया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का? 1955 में। तो संसद ने, अब क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना, संसद द्वारा किस अधिनियम के तहत, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार किसको बोला मैंने? संसद को। तो संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया और एक नागरिकता अधिनियम बनाया, कब का? 1955 का। इसमें कुछ प्रावधान किए, ठीक है, इसमें कुछ क्या किए? प्रावधान किए, यथा संशोधित भी है। यथा संशोधित बड़ा भारी शब्द है ना, यथा संशोधित। समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। यथा संशोधित देखो 1986 में इसमें संशोधन हुआ था, 1986 में हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है, 2005 में हुआ था, 2015 में हुआ था, और 2019 जो कि बहुत चर्चा में रहा था, CAA। आप सभी लोग जो पुराने तैयारी वाले हैं, ठीक है, उन्हें पता रहा होगा CAA वाला जो मैटर था। अभी सब समझाऊंगा आपको क्या हुआ था। ठीक है, देखो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का है, जिसमें 1986 में, 1992 में, 2005 में, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यथा संशोधित मतलब इसमें संशोधन कब कब हुआ है। एक बार ये प्रश्न बन गया था कि नागरिकता अधिनियम में कब कब संशोधन हुआ है, निम्न में से किस वर्ष संशोधन नहीं हुआ है? तो ये 5 संशोधन हुए, 1986, 92, 2005, 2015 और 2019। 5 संशोधन इसमें हो चुके हैं। ठीक है, 1955 का अधिनियम है जो कि अनुच्छेद 11 की शक्ति के तहत संसद द्वारा पारित किया गया है। अब इसमें प्रावधान है कुछ, इसमें क्या है? कुछ प्रावधान है, जिसमें देखो क्या प्रावधान है। एक है नागरिकता लेने के प्रावधान, नागरिकता लेने के प्रावधान, ये इसमें है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें? नागरिकता जाने के प्रावधान, नागरिकता जाने के प्रावधान। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है, तभी आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। बिल्कुल भी आपको
समझने में इसको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 का है, इसमें आपको दो ही तरह की चीजें पढ़नी है। एक नागरिकता लेने के प्रावधान, भाई किस किस विधि से हमें भारतीय नागरिकता मिल सकती है, और दूसरा नागरिकता जाने के प्रावधान, ऐसा क्या कार्य है कि हमारी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। दो तरह की चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम चर्चा करते हैं नागरिकता लेने के प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक समझ गए होंगे इतना आप लोग। और यदि देखिए दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो भाई लाइक तो करना ही करना है, साथ ही कमेंट करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हौसला हमारा मेरा भी आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही देखो, यदि चाहें तो क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, साथियों को, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन, ठीक है, घर में जो भी तैयारी कर रहे हैं कहीं पर भी उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिटा देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि किस किस आधार पर हम नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। देखो दोस्तों, कठिनाई हर किसी को जीवन में आती है ना। हर किसी को कठिनाई जीवन में आती है। आजकल कई सारे बच्चे, देखो आप करेगा फिजिकल चल रहा है, कई सारे बच्चे बाहर भी हो रहे हैं, ठीक है, परिवहन के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे जहां पर क्वालिफाई करना है मात्र, जबकि आबकारी में किसी के अच्छे नंबर आ रहे, किसी के नहीं आ रहे। लोगों में हतोत्साहना भी हो रही है, कुछ लोग अति उत्साहित भी, जिनके 60 में से 60 भी आ गई, दूसरा भी क्वालिफाई हो गया। तो देखो, किसी के लिए भी, किसी भी बच्चे के लिए मैं यही कहूंगा, कठिनाई देखो हर किसी के जीवन में आती है, क्योंकि बिना कठिनाई के आपको जो सफलता मिलेगी ना, उसका मजा भी नहीं आएगा। यदि आपको बिना संघर्ष के नौकरी लग गई ना, तो आपको उस नौकरी में ना वो मजा नहीं आएगा जो आपको संघर्ष करने के बाद, तपने के बाद, पकने के बाद जो नौकरी मिलेगी, उस जितना मजा उस नौकरी में आएगा, उतना जो बिना मेहनत के यदि मिल गई तुक्का मार के या इस तरह से, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना। और ना ही आप उस नौकरी की कभी कद्र कर पाओगे, ठीक है। मतलब हम कुछ पाते हैं ना, तो उसकी कद्र करना भी बहुत जरूरी होता है। मिल जाता है, कई सारे लोग आपने देखे होंगे, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिन्हें कम मेहनत में भी कुछ मिल जाता, तो जो होता है ना कि पैर जमीन से ऊपर चले जाते हैं। तो अपना भार हमेशा ऐसा रखना है, अपना व्यक्तित्व हमेशा, भार से मतलब यहाँ पर व्यक्तित्व से है, हमेशा ऐसा रखना है, यदि कितना ही भी बड़ा कुछ हासिल कर लो, कुछ भी हासिल कर लो जीवन में, तो अपना कभी अपने आप को इतना हल्का मत बनाना कि आप ऊपर उड़ जाओ, है ना। जिनके 60 आ रहे हैं तो आप लोग भी खुश ना होइए, क्योंकि आगे आपके आपका एक और चरण बाकी है। और ये मत सोचना कि आपके 60 आ गए तो आपने एग्जाम निकाल लिया है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है जिसके 58-56 आ रहे हो आपसे ज्यादा बेहतर मेहनत कर रहा हो, आपसे ऊपर नंबर ले आएगा, सिलेक्शन वो ले जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए देखो, जो कम नंबर वाले हैं हतोत्साहित ना हो, जिनके अच्छे नंबर आए उड़ना मत, ठीक है, उड़ो मत, जमीन पर रहो और अच्छे से चलते रहो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। कठिनाइयां आती रहती हैं जीवन में, कठिनाइयां देखो, मुश्किलें आती रहती हैं, मुश्किलातों से सामना करके ही तो आप, यही तो मनुष्य जीवन है, ठीक है। बाकी देखो, ये प्रवचन टाइप का तो इतना ज्यादा जरूरी है नहीं यहाँ पर। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, ठीक है। बाकी देखो, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़े, ठीक है। जो मतलब नहीं पढ़ना चाहता भाई, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग अन्य माध्यम में, अन्य क्लासेज हैं, आप लोग वहां पर जाके देखिए, उस हिसाब से पढ़िए, जैसे आपको दूसरा मतलब जहां पर बेहतर लगता है वैसे आप पढ़िए, ठीक है। मैं तो इसी तरह से पढ़ाता हूँ, मेरा यही तरीका है पहले से ही। तो जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि है, कुल 5 विधि हैं, ठीक है। इन 5 विधियों पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विधि है? एक है जन्म से, ठीक है। पहले एक बार लिख लेते हैं कौन कौन सी विधि है। वंश से, जन्म से, वंश से, ठीक है। तीसरा हो जाएगी देखो पंजीकरण से, पंजीकरण से। चौथा हो जाएगी देशीकरण से, ठीक है। और चौथा हो जाएगी देशीकरण से। पांचवा हो जाएगी अर्जित भूमि, अर्जन द्वारा, ठीक है। अर्जन द्वारा अभी बताता हूँ, सब चीज, सारे शब्द आपको समझ में आएंगे। जन्म से मतलब जिसके माता पिता के हैं भारत के हैं, ठीक है। आप इन 5 को याद रखो, बाकी अर्थ समझो, अर्थ समझना ही तो जरूरी है। हर चीज लिखोगे तो लिख के आपको कभी याद नहीं होगा। अरे समझो अर्थ, जब रिवीजन करोगे ना उस टाइम जोर डालना कि क्या मैंने समझाया था आपको। देखो, हमेशा मैं कहता हूँ पढ़ो ऐसे कि दूसरे को पढ़ा सको। यदि आपके घर में कोई है, आपके भाई बहन मम्मी पापा फ्री बैठे ना, उनको बढ़ा दो, उनको बता दो ये सब चीजें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके किसी काम का नहीं होगा, लेकिन आपके काम का है और आपको उससे याद होगा। यदि कोई नहीं है, ठीक है, आप अकेले रूम लेकर कहीं पर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद को समझाओ, दीवार के सामने खड़े हो, प्रयास करो स्वयं को समझाने का।
बहुत बेहतर तरीके से याद होगा, यकीन मानो आप, ठीक है। ये सब पढ़ने की रिवीजन की विधियां होती है, क्योंकि एक बच्ची का मैं कमेंट देख रहा था कि सर आगे को तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। सीधी सी बात, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यदि आप रिवीजन करते तो पीछे का भूलते ही नहीं। आप पीछे का भूल रहे हैं, इसका सीधा तात्पर्य ये है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपने रिवीजन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो रिवीजन करोगे तभी याद होगा ना। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, रिवीजन करने के लिए देता हूँ, भाई इसको रिवीजन करो, उसको रिवीजन करो, नहीं पढ़ते, रिवीजन नहीं करते। क्यों नहीं करते रिवीजन? पढ़ने से थोड़ा ना कुछ होता है। पढ़ने से तो आपका मैटर देखो ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन उस ग्रंथ को दिमाग में तभी रख पाओगे जब आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होगा। तो जन्म से कैसे मिलती है? किसी कोई ऐसा बच्चा जिसका भारत में जन्म होता है और उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? जन्म से। वंश से क्या होता है? ऐसा कोई बच्चा जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? वंश से। मतलब वंश में कोई व्यक्ति तो है ना जो भारतीय है, वो क्या हो जाएगा? वंश से। जन्म से क्या हो जाएगा? जिसके माता पिता दोनों भारत में है, दोनों भारतीय हैं, तो जन्म से नागरिकता मिल गई। वंश से क्या हो जाएगा? जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, जैसे सानिया मिर्जा, शादी किससे की है? शोएब मलिक से। कहाँ का है? पाकिस्तान का। लेकिन सानिया मिर्जा की भारतीय नागरिकता अभी तक है ना। यदि उनका बच्चा होता है और वो भारतीय नागरिकता ले सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी माता क्या है? भारतीय है ना। तो वंश से हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा क्या होता है? ऐसा व्यक्ति, कोई विदेश में रहने वाला, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी नागरिक या दूसरे देश का नागरिक या कोई भारतीय नागरिक जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली थी और बाद में पुनः भारत में आके नागरिकता लेना चाहिए, तो यदि वह लगातार 7 साल तक, ठीक है, लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहेगा, भारत में रहने पर, ठीक है, पंजीकरण द्वारा वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो विदेश में रह रहा था या विदेशी नागरिक है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यदि वो लगातार 7 साल तक भारत में रहता है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अगला क्या होता है? देशीकरण द्वारा। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है, लेकिन एक तो वो 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ठीक है, भारत में रह रहा हो लगातार, हाँ। और दूसरा विज्ञान या कला में निपुण हो, विज्ञान या कला में निपुण हो। और तीसरी शर्त क्या है इसके लिए? देखो, एक तो 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, विज्ञान या कला में निपुण हो, और तीसरा भारत की कोई एक भाषा जानता हो, भारत की कोई एक भाषा जानता हो, एक भाषा जानता हो, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसको देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे ना देशीकरण को? देखो, एक शर्त क्या है? वो 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, दूसरी शर्त क्या? वो विज्ञान या फिर कला के क्षेत्र में निपुण हो, और तीसरा क्या? वो भारत की कोई एक भाषा जानता हो। उदाहरण के लिए देखो, अदनान सानी, ठीक है, अदनान सानी पाकिस्तानी एक सिंगर थे, कला से हैं, ठीक है, हिंदी भाषा पूरी तरह जानते हैं, ठीक है, और साथ ही देखो विज्ञान या कला में निपुण हो, 10 वर्ष तक भारत में रहे, भारत की भाषा भी जानते थे और कला में निपुण थे, तो क्या हो जाएंगे? भारतीय नागरिकता इन्हें मिल गई। अब क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना, अदनान सानी को निम्न में से किस विधि द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई? तो किस विधि द्वारा? देशीकरण द्वारा। किस विधि द्वारा दी गई? देशीकरण द्वारा। ठीक है, देखो, जन्म से मतलब जिसके माता पिता भारत के ही हैं, उसका भारत में जन्म हो गया तो क्या भारतीय नागरिकता हो गई। दूसरा हो जाएगा वंश से, और वंश से भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है? वंश से कैसे मिल गई भारतीय नागरिकता? यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता हो जाएगी। तीसरा क्या हो जाएगा? देखो, पंजीकरण से। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और वो 7 साल से भारत में रह रहा है तो उसको पंजीकरण द्वारा। ठीक है। चौथा क्या होता है? देखो, देशीकरण द्वारा। ऐसा कोई व्यक्ति जो 10 वर्ष से भारत में रह रहा है, विज्ञान और कला में निपुण है और भारत की कोई एक भाषा जानता है, तो उसको इस तरह से देशीकरण से मिल जाएगी। और पांचवा क्या है? अर्जन द्वारा। यदि भारत किसी भूमि को अर्जित कर ले, ये तो सिंपल है ना, यदि भारत किसी भूमि को अर्जित कर ले, बाह्य भूमि को अर्जित कर ले, जैसे सिक्किम, बताया था ना सिक्किम का 1975 में, सिक्किम क्या हुआ? भारत में शामिल हो गया। सिक्किम यदि भारत का हिस्सा बना तो वहां के नागरिकों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल गई। न उन्हें जन्म से मिली, न वंश से मिली, न पंजीकरण से, न देशीकरण से। उन्हें कैसे मिली? वो स्वयं भारत में शामिल हो गए, भारत ने उसको कब्जा नहीं किया, वो स्वयं भारत में शामिल हो गई।
और स्वयं उनके भारत में शामिल होने से उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। तो ये कौन सी विधि हो गई? अर्जन की विधि। ठीक है, यानी भारत किसी क्षेत्र को जीतता है, कब्जा करता है किसी क्षेत्र पर, या फिर कोई बाहरी क्षेत्र जो स्वयं से भारत में शामिल होना चाहता है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? अर्जन विधि द्वारा। ठीक है, तो ये आप पांचों समझ गए ना, जन्म से, वंश से। इनको अब दोबारा समझाने की मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग। अभी इसमें दूसरा समझ लिखते हैं कि नागरिकता समाप्त होने की शर्तें। नागरिकता समाप्त होने की शर्तें, समाप्त होने की शर्तें। ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ये मैं आपको हालांकि पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन सी शर्तें होती हैं। देखो, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले, ठीक है, पहला क्या है? विदेशी नागरिकता लेना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, विदेशी नागरिकता लेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सा अनुच्छेद था आप लोग याद करो तुरंत। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या? यदि कोई भारतीय नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ दें, भारतीय नागरिकता स्वतः त्याग देना। ठीक है, स्वतः त्याग देना। और तीसरा चीज क्या है? भारत विरोधी कोई कार्य करना। ठीक है, भारत विरोधी कार्य करना। भारत विरोधी कार्य, अब इसमें क्या क्या आते हैं मैं सब समझा चुका हूं आपको। ठीक है, भारत विरोधी कार्य क्या क्या कार्य आते हैं मैं समझा चुका हूं आपको। जैसे कोई राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, शत्रु राष्ट्र का साथ देता है, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण चीजें दूसरे देश को लीक करता है, इस तरह की चीजें, मतलब भारत विरोधी जो कार्य करता है उसकी नागरिकता या फिर भारतीय नागरिकता या स्वयं से छोड़ देता है या फिर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो इन तीन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, मिलती कैसे है? पांच परिस्थितियों में। एक तो जन्म से, जैसे हम सबको मिली है, हमारे माता पिता भारत के रहने वाले हैं तो हमें भारतीय नागरिकता मिल गई। ठीक है, एक मिलती है वंश से, माता पिता में से कोई एक भारत में रह रहे तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण से, यदि कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है, ठीक है, तो 7 वर्ष से यदि भारत में रह रहा है तो उसको पंजीकरण के द्वारा मिल जाएगी। देशीकरण द्वारा, देखो 10 वर्ष तक रह रहा हो, विज्ञान और कला में निपुण और भारत की कोई एक भाषा जानता हो तो 10 वर्ष हो गया। और अर्जन द्वारा, यदि कोई, मतलब कोई देश भारत में शामिल होना चाहता है, कोई भूमि भारत में शामिल होना चाहती है, या फिर भारत किसी को जीत लेता है, वहां की नागरिकता कैसी रहेगी? भारतीय, अर्जन द्वारा रहेगी। नागरिकता समाप्त होने की शर्तें क्या है? देखो, विदेशी नागरिकता लेना, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या बोलता है? भारतीय नागरिकता स्वतः त्याग देना, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्याग देता है, स्वयं से त्याग देता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा, भारत विरोधी कार्य करना, यदि कोई व्यक्ति भारत विरोधी कोई कार्य करता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, यदि कोई डाउट रहता है आपको, देखो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि अभी मैं आपको इसका डाउट करा नहीं पाऊंगा, लेकिन 23 या 24 तारीख में जब भी आपकी क्लास आएगी वहां पर मैं आपको इसका डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आज ही मैं सारी क्लासेस बना लूंगा इसकी। देखो, यहाँ पर कुछ शब्दावलियां लिखी गई हैं, इनका मैं मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक है, एनआरआई, लगातार आप देखते होंगे एनआरआई क्या होता है। ठीक है, एनआरआई किसे बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो भारत का तो है लेकिन या तो पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ है विदेश में, या फिर नौकरी के लिए बाहर गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन। ठीक है, यानी कि जो भारत का तो है लेकिन भारत से बाहर गया है, पढ़ाई करने के उद्देश्य से गया है या फिर नौकरी करने के उद्देश्य से गया है, तो वो क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिक तो है लेकिन बाहर गया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद किस में था आप लोग खुद याद करो। ठीक है, दूसरा देखो, पीओआई। ठीक है, पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओशियन, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओशियन। और तीसरा क्या होता है? देखो, ओसीआई। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये किन के लिए जारी होती थी? ये सबसे पहले तो जोड़ी कब हुई थी? देखो, जो पीओआई है ये 2002 में शुरू हुई थी। ठीक है, और ओसीआई 2005 में। इन दोनों के लिए एक लक्ष्मीमल समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, ठीक है, सिंधवी समिति गठित की गई थी। कब? सितंबर 2000 में। ठीक है, सितंबर 2000 में गठित हुई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट दी दिसंबर 2002 में, जिसके पश्चात देखो, एक तो पीओआई को लागू किया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओशियन, और दूसरा ओसीआई को 2005 में लागू किया गया। दोनों किसकी सिफारिश पर? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर दोनों लागू हुए थे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। लेकिन बाद में इन दोनों को एक कर दिया गया। कब? 2015 में।
बाद में इन दोनों को एक कर दिया, कब? 2015 में एक कर दिया, ठीक है, 2015 में एक कर दिया। और क्या बना दिया? OCIC यानी कि ओवरसीज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये शुरू होगी 2015 से, ठीक है, लागू, ये जो लागू हुआ था 9/1/2015 से प्रभावी हुआ था, 9/1/2015 से क्या हो गया था, ये प्रभावी हो गया था, ठीक है। तो यहां तक आप लोग इसको समझ गए हैं। देखो NRI क्या होता है? जो भारत का है लेकिन भारत से बाहर नौकरी कर रहा है, ठीक है। ओवरसीज जो नागरिकता होती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्ति जो मतलब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, ठीक है, विदेशों के हों या फिर भारतीय हों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दिया जाता है, जो कि क्योंकि देखो वो बिना वीजा के भारत में आएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है निवेश की कुछ, मतलब देश के हित में कुछ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जारी किया जाता है, OCI जारी किया जाता है, 2005 से शुरू हुआ था। लेकिन देखो जो भारत के पार रह रहे हैं उनकी नागरिकता क्या होगी, और जो OCI है, इन दोनों को एक करके बाद में OCIC बना दिया, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, जो कि 1/9/2015 से प्रभावी हुआ है। अब इसके तहत ऐसे सभी व्यक्तियों को एक कार्ड दिया जाता है, मतलब वो एक कार्ड दिखाएंगे, आएंगे, कार्ड दिखाएंगे कि हम भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, तो उनको फिर जो नागरिकता के वीजा इत्यादि है उसकी आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर आने के लिए, है ना। अभी वीजा भी पढ़ेंगे, वीजा क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। देखो NRI क्या है? जो भारत में से बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं, जो परमानेंट बाहर रह रहे हैं उनके संबंध में क्या क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओशियन और OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इन दोनों को शुरुआत की थी देखो 2002 में, 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति गठित की थी 2000 में, ठीक है, तो रिपोर्ट दी थी 2002 में। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। OCIC क्या देखो 2015 में इसको लागू किया गया था, 9/1/2015 को लागू किया गया था, जिसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। जिसको एक कार्ड दिया जाएगा वो भारत में आ सकता है बिना वीजा के, ठीक है, भारत में आ सकता है वो बिना वीजा के, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना। देखो यही आपसे पूछा जाएगा कि कब, क्योंकि आप एक छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आबकारी इत्यादि, ग्रुप सी में इससे ऊपर डीप नहीं आता है। हालांकि नागरिकता यदि आप पढ़ोगे तो बहुत लेंथी और बहुत ज्यादा डीप इसमें प्रश्न बनते हैं, यदि आप PCS लेवल या फिर ऊपर की तैयारी करते हैं। तो ऐसे छोटे एग्जामों में ग्रुप सी में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो समय भी कम है तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो वीजा क्या होता है, वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है, ठीक है। ये है हवाई पट्टी, ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज हम जा रहा है, हवाई जहाज, ठीक है, ऐसा होता है, इसी तरह से होता है ना, थोड़ा मतलब उड़ने वाला हवाई जहाज, ये तो जल वाला हो गया, ठीक है। उड़ने वाला हवाई जहाज मान लो इस तरह से होता है, ये यहाँ पर लैंड करेगा और जैसे आप उतरोगे इस देश में, माना आप भारत से जापान गए, माना आप भारत से अमेरिका गए, तो आप अमेरिका जिस चीज को दिखाकर उतरोगे कि हाँ हम अमेरिका में हैं, अमेरिका में आप जिस चीज को दिखाओगे वहां पर आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, वहां घूमने के लिए आप पढ़ रहे हैं या फिर आप घूमने आए हैं, हर चीज के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा वहां का वीजा, ठीक है। वीजा जो कि वही देश जारी करेगा, जिस देश में आप जाते हैं वही आप पहले से कर सकते हैं, जो यहाँ पर उसकी एम्बेसी होती है, या फिर वहां पर जाके भी कहीं कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कहीं पर ये सुविधा होती है कि आप वहां जाकर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीजा क्या होता है? यदि आप किसी देश में जाते हैं तो उस देश में आप जिस चीज को दिखाकर घूमेंगे, कदम रखेंगे, वो क्या हो जाएगा? वीजा। और पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट होता है आप किस चीज को दिखाकर भारत को छोड़ेंगे। आपके पास पासपोर्ट है तो आपको यहाँ से फ्लाइट में बैठने की अनुमति मिल जाएगी, आप भारत से बाहर जाइए, ठीक है। मतलब भारत से बाहर किसी भी माध्यम से आप जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और जिस देश में आप जा रहे हैं वहां पर आप जिस चीज को दिखाते हैं उतर के, ठीक है, फिर जिस चीज के जरिए उस देश में आप रहते हैं वो क्या होता है? वीजा। समझ गए ना पासपोर्ट और वीजा में अंतर। यदि कोई व्यक्ति भारत आएगा और भारत में घूमेगा तो उसके बाद वीजा होना चाहिए, भारत की परमिशन, ठीक है। और जिस देश से छोड़ के आ रहा है, यानी कोई भारतीय छोड़ के जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, तो उसके पास पासपोर्ट होना आवश्यक है, वो भारत सरकार का दस्तावेज है। वीजा होगा जिस देश में घूमने जाएगा वहां का दस्तावेज होगा, ठीक है। आप पढ़ते होंगे ना, कई कई देश ऐसे होते हैं वीजा फ्री एंट्री देते हैं घूमने के लिए पर्यटकों को, जैसे हाल ही में श्रीलंका ने, थाईलैंड ने जारी करी है ताकि भारतीय पर्यटक वहां जाएं, घूमें। वीजा फ्री एंट्री मतलब
श्रीलंका की सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन वो पासपोर्ट तो चेक करेंगे, क्योंकि पासपोर्ट तो भारत सरकार भी चेक करेगी यहाँ से। इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, बाकी छोड़ो, ठीक है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए इनका मतलब होता क्या है। देखो, ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। पूरा नाम इसका लिख लो आप लोग, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, CAA, ठीक है। इसमें एक व्यवस्था कर दी गई कि ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे हैं, से पहले भारत आए हैं, ठीक है, भारत आए हैं, कैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति अब कहां कहां, मुस्लिम बहुल्य देश जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, है ना, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, सब अखंड भारत का हिस्सा भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, देश ध्यान रखिएगा, केवल 3 कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, या तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, या फिर अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। अब यहाँ अल्पसंख्यक कौन होंगे, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या किसकी होगी, मुस्लिमों की होगी। तो यहाँ अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो इन कंट्रियों में अल्पसंख्यक हैं, यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता, या फिर इस तिथि को भी वो भारत में आए हैं तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। कब से दे दी गई उनको भारतीय नागरिकता, 20 दिसंबर 2019 से उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई। तो CAA क्या है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नागरिक, यानी कि वहां के हिंदू, वहां के जैन, वहां के बौद्ध, वहां के सिख, वहां के ईसाई, क्योंकि वो मुस्लिम, जो हाँ मतलब मुस्लिम जनसंख्या है, तो वहां अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, जो मैंने आपको नाम गिनाए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो भारत में आ गए हैं तो उनकी नागरिकता 20 दिसंबर 2019 से उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई। ये क्या था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। बस इतना आपने समझना, ये डेट ध्यान रखनी है, आपसे ये पूछे, ये डेट शायद एक बार एग्जाम में आ चुकी है, किस डेट से लागू था, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2014 से लागू था। दूसरा देखो, NRC क्या होता है, ये होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये मुख्यतः किस राज्य के लिए, देखो असम के लिए, मुख्यतः कहाँ के लिए, असम के लिए। असम के लिए क्यों है, क्योंकि असम में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का आपसी युद्ध चल रहा था 1971 में, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का था बांग्लादेश, ठीक है, इनका आपसी युद्ध चल रहा था। उस दौरान बांग्लादेश के कई सारे नागरिक कहाँ, असम में आ गए, ठीक है। उस दौरान देखो, आपने देखा होगा ना, ये माना ये भारत है, हल्का सा समझ लो इसको, यहाँ पर इतना बांग्लादेश आता है और इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, ये आता है पाकिस्तान का एरिया। ये क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो इन्होंने, इनका विवाद इनके साथ भी हो गया, किसके साथ, पूर्वी पाकिस्तान के साथ। तो जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया, इनको मतलब परेशान किया, तो यहाँ के कई सारे नागरिक कहाँ चले गए, इससे लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है, असम, असम में चले गए, ठीक। तो कई सारे व्यक्ति कहाँ प्रवेश कर गए, असम में चले गए। तो इनके संबंध में एक रजिस्टर तैयार किया गया कि कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा उनमें से। अब सभी को तो नागरिकता दे नहीं सकते, क्योंकि लाखों लोग चले गए, है ना, 10-15 लाख लोग चले गए, अब सबको नागरिकता को देंगे नहीं, किसको नागरिकता देंगे। ये कैसा रजिस्टर है, ये है NRC में, ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसमें नागरिकता किस किस को दी जाएगी, इसके तहत देखो, एक तो असम के वैध नागरिकों को, असम के वैध नागरिक यानी कि जो मूल है वहां के, ठीक है, असम के वैध नागरिकों को एक तो इसमें नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, एक उसको भी दी जाएगी जो 24 मार्च 1971 से, 24 मार्च 1971 से पहले असम आए थे, असम आए थे,
ठीक है, तो इनको इसके तहत नागरिकता दी जाती है। तो ये डेट महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो एनआरसी 24 मार्च 1971 क्या है इसकी डेडलाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या 31 दिसंबर 2014 इसकी डेडलाइन है। तो इस तरह से चीजें आपने ध्यान रखनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हल्का सा एक बार और समझाए तो आपको, एनआरआई मैंने आपको बोला जो भारत से विदेश पढ़ने के लिए नौकरी करने जाते हैं लेकिन भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती। ठीक है, पीओआई 2002 से लागू हुआ है, ओसीआई 2005 से लागू हुआ है। ठीक है, ये दोनों के लिए जो समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2000 में गठित हुई थी, 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इसके आधार पर इनको लागू किया गया है। ओसीआईसी क्या है, इन दोनों को एक मिलाकर ओसीआईसी, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, जिसके पास एक कार्ड है उसको वीजा की जरूरत नहीं है भारत में आने के लिए। भारत में आएगा तो बिना वीजा के वो प्रवेश कर जाएगा जिसके पास ये कार्ड है। अब इनके लिए अप्लाई करने की विधियां क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ये जारी होता है, ये सब चीजें ग्रुप सी में महत्व की नहीं है। ग्रुप सी में ऐसी चीजें कभी नहीं पूछ जाती क्योंकि ये मेंस का विषय है, ये प्री से संबंधित भी नहीं है। ये मेंस में लिखा जाता है कैसे जारी किया जाता है, पंजीकरण कब किया जाता है, पंजीकरण के लिए कौन कौन सी दशाएं अनिवार्य हैं, क्या होना अनिवार्य है, ठीक है, किस परिस्थिति में लागू होगा नहीं होगा, किस किस को लागू, ये सब चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए आपको इतना जानना जरूरी नहीं है। डेट ध्यान रखिएगा, 9/1/2015 से प्रभावी हुआ है। वीजा क्या हुआ है, वीजा क्या होता है, किसी देश में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जिस दस्तावेज के आधार पर घूमोगे या रहोगे या पढ़ोगे वो क्या होता है, वीजा। ठीक है, लेकिन आप भारत छोड़ के जाओगे, जिस चीज के जरिए छोड़ोगे वो होगा पासपोर्ट। सिंपल है। ठीक है, बाकी देखो सीए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यक जो वहां प्रताड़ित थे, ठीक है, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं। ठीक है, और चौथा लास्ट क्या देखो, एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जो कि मुख्यतः असम के लिए, मुख्यतः हालांकि भारत के लिए है पूरा, लेकिन मुख्यतः असम के लिए, असम के वैध नागरिकों, वैध जो नागरिक हैं उनके संबंध में एक पंजिका है, इसमें उनको भी मान्यता दी गई जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में आ गए थे। बाकी कैसे आए थे मैंने आपको बताया था, इस युद्ध के जरिए यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग प्रताड़ित हुए थे वो भारत में आ गए थे। ठीक है, असम में प्रवेश कर गए थे, तो हर किसी के लिए वो नागरिकता नहीं है। जो चीजें आपने महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है मैंने आपको बता दिया। साथ ही देखो अनुच्छेद 5 से 11 हमने पढ़ा, 5 से 11 हमने देखा। ठीक है, क्या क्या अनुच्छेद थे, सारी चीजें हमने इसमें देखी। अनुच्छेद में हमने जो जो चीजें पढ़नी थी सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, इस तरह से संसद कानून बनाती है, संसद ने कानून बनाया कौन सा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 11 अनुच्छेद पढ़ा हमने। फिर उसके जरिए नागरिकता लेने के 5 कारण थे, देने के 3, जाने के 3 कारण थे। ठीक है, लेने के 5 कारण थे, जाने के 3 कारण थे। उसके पश्चात हमने कुछ शब्दावलियां देखी, और उससे पहले मैंने आपको भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें 8 भाषाएं, 22 भाषाएं कौन कौन सी, वो सब चीजें मैंने आपको याद करवाई थी। तो आज आपका काम क्या है, होमवर्क, अनुच्छेद 1 से लेकर 11 आपको याद होना चाहिए पूरा। अनुसूची पुनः आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अनुसूची पुनः आपका रिवीजन होना चाहिए। और कुछ संविधान संशोधन अधिनियम जो अभी तक हमने पढ़ लिए, अब मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा आपको संविधान संशोधन अधिनियम, साथ साथ चल रहे हैं ना। देखो अनुच्छेद संविधान संशोधन हमने 7 पढ़ लिया, आपने अनुसूची पढ़ी होगी तो वहां पर संविधान संशोधन अधिनियम फर्स्ट आपने देखा होगा, जो 9वां जुड़ा था, दल बदल का आपने देखा होगा। ठीक है, 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके पश्चात आपने 11वें का 73वां और 12वें का 74वां देखा होगा, 1992 के दोनों, 4 ये आपने पढ़ लिए। 18वां मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और साथ में 7वां मैंने आपको पढ़ाया था, 34वां 35वां 36वां मैंने आपको पढ़ाया था, सिक्किम से संबंधित जो था। इतने सारे तो हमने यहीं पर पढ़ लिए। देखो 21वां आज मैंने आपको पढ़ाया, 71वां मैंने आपको पढ़ाया, 92वां मैंने आपको पढ़ाया। इतने सारे संविधान संशोधन देखो 10 से ऊपर जो महत्वपूर्ण है वो कंप्लीट हो गए हमारे। ऐसे हम चलते जाएंगे तो आगे को कंप्लीट होते जाएंगे। तो जितने संविधान संशोधन हमने अभी तक पढ़ लिए वो सारे आपको याद होना चाहिए, जितने पढ़ लिए हैं। ठीक है, भले ही आपने अनुसूची में याद किए हो, भले ही कैसे भी याद किए हो, तो जो भी लगभग 10+ संविधान, सीधा मैं सीए लिखता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी अभी तक हमने पढ़ लिए 10 से 12 आपको सब पता होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, साथ ही विश्व के प्रमुख संगठन आप लोग पुनः रिवीजन करिएगा। और जो बच्चे ये बोलने के आपको याद नहीं हो रहा भाई रिवीजन करो, रिवीजन करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना रिवीजन के तो किसी को याद नहीं होता है। मैंने आपको नागरिकता समझा दी है, अब आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। यदि आपको नौकरी लगना है, यदि आपको चाहिए, यदि आपको कुछ करना है जीवन में, तो आपको स्वयं से इसको समझना नहीं है, अब आपको याद करना है। लेकिन समझना कैसे ये मैंने आपको बताया। भाई घर में कोई भी फ्री बैठा है, आपको लग रहा है कोई फ्री बैठा, तो उसको पका सकते हो, नहीं तो खुद दीवार के सामने खड़े हो जाओ, इन चीजों को रिपीट करो,
ठीक है। जितना बेहतर खुद को समझाने का प्रयास करोगे या फिर दूसरे को बताने का प्रयास करोगे, उतना बेहतर आप सीखते हो, उतना बेहतर आप समझते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे ही भाषाएं ज़्यादा टफ नहीं थी, ऐसे ही ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।